नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है जो मिक्स क्वेश्चन की, तो आज हम वीडियो में कवर करेंगे अगले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि जल जनित रोग है, यानी कि जो जल से होने वाला रोग कौन सा है उसको हमें याद रखना है। तो वो क्या है? दस्त है, जिसको हम डायरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरिया। दस्त हुआ, टाइफाइड हुआ, टाइफाइड हुआ और तीसरा हैजा। हैजा, डायरिया और टाइफाइड, ये क्या है? जल जनित रोग हैं। अब हम बात करें इसमें डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया में क्या होता है? ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किससे होता है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? डिप्थीरिया है। अब इसमें एड्स है, तो एड्स एड्स होता है अपना किससे? वायरस से। जो HIV वायरस से क्या होता है? पैदा हो जाता है। खसरा, खसरा में क्या होता है? तो खसरा भी क्या है? वायरस से होने वाला क्या रोग है? तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन में कवर किया है रोग के बारे में कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग ऑप्शन के अनुसार डिप्थीरिया है अपना। एड्स क्या है? वायरस से होने वाला रोग है। और दस्त हुआ, जिसको हम डायरिया बोलते हैं। टाइफाइड हैजा, ये क्या है? जल जनित रोग है। और जो खसरा है वो क्या है? वायरस से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल जो मदर लैंग्वेज होती है उसका दिवस हम कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 21 फरवरी को। कब मनाते हैं? 21 फरवरी को हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। अब इसमें जो क्वेश्चन आगे दिया है 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे। कब सेलिब्रेट करते हैं? कब इसमें मनाते हैं? 14 सितंबर को। 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। क्या? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 10 जनवरी को। अब इसमें जो आगे ऑप्शन दिया है 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं हम? 22 अप्रैल को, अर्थ डे। तो इसमें हमने 4 दिवस कवर किए हैं कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और जो पृथ्वी दिवस होता है अर्थ डे वो 22 अप्रैल को मनाते हैं। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन कवर करते जाना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि चेचक के टीके की खोज किसने की? यहाँ पर ये बात करेंगे इसमें कि चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा, तो इसमें हमें नाम बताना है साइंटिस्ट का कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो वो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। अब इसमें बात करें कि अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है उन्होंने किसकी खोज की? पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे जो, उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। एक दवा होती है आयुर्वेदिक। लुइस पास्चर ने किसकी खोज की? रेबीज के टीके की। किसकी? रेबीज के टीके की खोज किसने की है? लुइस पास्चर ने की है। अब बेंटिंग है, तो बेंटिंग ने किसकी खोज की? इंसुलिन की। किसकी? इंसुलिन की खोज की। इंसुलिन क्या होता है? ये हार्मोन होता है जो अपनी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, जिसको शुगर की बीमारी कहते हैं। शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन का और शुगर की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, जिससे डायबिटीज रोग पर नियंत्रित होता है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि जो इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, इसका बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो हमें डायबिटीज की समस्या होने लगती है। तो इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिक नामक साइंटिस्ट ने की। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट कोटोपेक्सी। माउंट कोटोपेक्सी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? इक्वाडोर में देखने को मिलेगा। जिसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंचा है तो ऊंचाई कितनी है? 5897 मीटर। 5897 मीटर किसकी है? ज्वालामुखी पर्वत है जो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा है। माउंट पिनोटोपो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा हमें फिलीपींस में। फिलीपींस में हमें देखने को मिलेगा क्या? माउंट पिनाटोपो। माउंट किलिमंजारो कहाँ देखने को मिलेगा? माउंट किलिमंजारो हमें देखने को मिलेगा अफ्रीका में।
कहाँ देखने को मिलेगा हमें? अफ्रीका में। अब आपसे बात आई कि इसमें माउंट ताल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? इंडोनेशिया में। कहाँ देखने को मिलेगा? इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। इस प्रकार हमें इन क्वेश्चनों को रिवीजन करना है कि पहला क्वेश्चन दिया था कि जल जनित बीमारी कौन सी है, रोग कौन सा है, तो वो है अपना दस्त, टाइफाइड और हैजा, ये सब क्या है? जल जनित रोग है। और जो इसमें डिप्थीरिया दिया है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और जो एड्स है वो क्या है? वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। और जो खसरा है वो क्या किससे होता है? वायरस से होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना दस्त, यानी डायरिया बोलते हैं जिसको, दस्त को। वो कौन सा है? जल जनित रोग है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम कब मनाते हैं? तो वो 21 फरवरी को मनाते हैं। यदि हम विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो वो 10 जनवरी को। यदि राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो वो 14 सितंबर को। और पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था इसमें कि चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? पेनिसिलिन की खोज की। और इसमें बात करें लुईस पास्चर ने किसकी खोज की? रेबीज के टीके की खोज की। और इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटेक ने की। तो ऐसे हमें क्वेश्चन का याद कर रखना है कि रोग का नाम और टीके का नाम और उसके साइंटिस्ट का नाम ऐसे पूछ लिए जाते हैं। कभी साइंटिस्ट का पूछ लिया जाता है या फिर वो उसका वायरस का नाम पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई प्रकार के। अगला क्वेश्चन दिया था कि इसमें सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है विश्व का? तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत अपना कौन सा है? माउंट कोटोपेक्सी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5897 मीटर है। और जो हमें इक्वाडोर में देखने को मिलेगा। और माउंट ताल जो है वो इंडोनेशिया में है। अफ्रीका में हमें किलिमंजारो देखने को मिलेगा। और फिलीपींस में पिनाटुबू नाम का हमें जो ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करते जाना है। और पिछली क्लासों को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं और आसानी से क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई फैक्ट याद करते जाना है। जैसे कि इसमें दिया है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, तो दो कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो हमें भूलने में समस्या नहीं रहती है। और ऐसे ही पढ़ेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार अपना 5वां प्रश्न दिया है, केंद्रीय गेहूं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? या फिर हम ऐसी बात करें कि केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो हमें नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पूसा, नई दिल्ली में देखने को क्या मिलेगा हमें? गेहूं अनुसंधान संस्थान। कहाँ देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में। अब भरतपुर में बात करें, भरतपुर में एक अनुसंधान देखने को मिलेगा हमें, सरसों अनुसंधान केंद्र। कहाँ देखने को मिलेगा हमें? भरतपुर, राजस्थान में। कौन सा देखने को मिलेगा? सरसों अनुसंधान केंद्र। कटक में बात करें तो कटक में हमें देखने को मिलेगा चावल अनुसंधान। कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। तो चावल अनुसंधान केंद्र हमें कहाँ देखने को मिलेगा? कटक, उड़ीसा में हमें चावल देखने को मिलेगा अनुसंधान केंद्र। इंदौर की मैं बात करें तो इंदौर में कौन सा देखने को मिलेगा हमें? सोयाबीन। इंदौर में देखने को मिलेगा कौन सा केंद्र हमें? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा हमें? इंदौर में देखने को मिलेगा। तो इसमें हमने 4 कवर किए हैं कि सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर, राजस्थान में, चावल अनुसंधान केंद्र कटक, उड़ीसा में, और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र अपना इंदौर में। और नई दिल्ली में हमें देखने को मिलेगा केंद्रीय गेहूं शोध संस्थान या फिर केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र। कहाँ देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? जो रजत क्रांति है अपनी, उसका संबंध किससे होता है? तो उसका संबंध होता है अंडा उत्पादन से। मतलब अंडा उत्पादन से संबंधित जो क्रांति होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? रजत क्रांति। कौन सी क्रांति? रजत क्रांति नाम देते हैं। मछली उत्पादन, उसको हम क्या बोलते हैं? नीली क्रांति। उसको क्या नाम देते हैं? नीली क्रांति देते हैं। आलू उत्पादन को हम क्या बोलते हैं? गोल क्रांति। क्या बोलते हैं? गोल क्रांति के नाम से जानते हैं, ये क्रांति का नाम है। और टमाटर उत्पादन को बोलते हैं लाल क्रांति। तो ये हमने क्रांति इसमें अपने जो सब्जियों से संबंधित है या फिर उत्पादन से संबंधित पढ़ा है हमने कि अंडा उत्पादन को रजत क्रांति बोलते हैं, लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से, और नीली क्रांति का जो संबंध होता है वो मछली उत्पादन से होता है। तो ऐसे हमें कवर करते जाना है। वर्मी कल्चर क्या है? अगला क्वेश्चन अपना है कि वर्मी कल्चर क्या होता है। और वैसे अर्थवर्मी क्या होता है, केंचुआ, तो ऐसे भी हम अंदाज लगा सकते हैं। अब इसमें दिया है कि केंचुआ उत्पादन, केंचुआ पालन को हम क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर बोलते हैं। वर्मी कल्चर, वर्मी केंचुआ जो पालन होता है उसमें भी कई अच्छा बिजनेस कर जाते हैं कि वर्मी कल्चर केंचुए को पालन करते हैं। मधुमक्खी पालन उसको क्या बोलते हैं? इसमें मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर।
कौन सा कल्चर? एपी कल्चर बोलते हैं। मछली पालन को क्या बोलते हैं? पिसी कल्चर। पिसी कल्चर किसके अंतर्गत आता है? मछली पालन के अंतर्गत। और जो एपी कल्चर आता है मधुमक्खी पालन के अंतर्गत, और केचुआ पालन आता है किसमें? वर्मी कल्चर के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमने पढ़ा है, संस्थान के बारे में पढ़ा है कि अनुसंधान केंद्र गेहूं कहाँ है, हमने नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और सोयाबीन हमें कहाँ देखने को मिलेगा अनुसंधान केंद्र? वो अपना इंदौर में देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें कि सरसों अनुसंधान केंद्र, तो वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? भरतपुर राजस्थान में। यदि हम चावल की बात करें कि चावल अनुसंधान केंद्र है, वो कहाँ देखने को मिलेगा? कटक उड़ीसा में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध अपना किससे है? अंडा उत्पादन से है। यदि हम मछली उत्पादन की बात करते हैं तो वहां नीली क्रांति होती है। आलू क्रांति की बात, इसमें आलू उत्पादन की बात करते हैं तो गोल क्रांति होती है। यदि हम लाल क्रांति की बात करते हैं तो उसमें टमाटर उत्पादन की बात होती है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया था अपना कि सातवां कि वर्मी कल्चर क्या है? तो वर्मी का मतलब केचुआ पालन। और यदि मधुमक्खी पालन किसके अंतर्गत आता है? एपी कल्चर के अंतर्गत। और अपना मछली पालन होता है वो पिसी कल्चर के अंतर्गत आता है। ऐसे क्वेश्चन हमें कवर करते जाना है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और शेयर करें, और अपने कमेंट में अपने सुझाव जरूर बताएं ताकि हमें नई वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।